नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित करंट अफेयर्स की आज की क्लास के बारे में, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है फिट इंडिया कैंपेन के तहत फिट है तो हिट है इंडिया अभियान लॉन्च किया गया है। हाल ही में ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता पीवी संधू और इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी सुनील छेत्री, इन दोनों की उपस्थिति के अंदर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री युवा मामले मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा फिट है इंडिया तो हिट है इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। ये जो फिट है से हिट है इंडिया कार्यक्रम जो है, इसे फिट इंडिया अभियान के तहत एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने लॉन्च इवेंट में यह कहा कि फिट इंडिया कैंपेन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में आज तक देश भर में कुल 13,868 सीबीएसई संबद्ध स्कूलों ने भाग लिया है, जिनमें से 11,682 को भी फिट इंडिया का झंडा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब एक वैश्विक महामारी के समय छात्रों को कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए फिट रहना उतना ही आवश्यक है। फिट है से हिट है इंडिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को इस महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना है और इसके अतिरिक्त इसके लिए फिट इंडिया टॉक्स नाम के टॉक सेशन का आयोजन भी किया जाएगा। 14 जुलाई से 6 सत्र का आयोजन किया जाएगा। अग्रणी खेल हस्तियां इन टॉक सेशन में भाग लेंगी, जो अपने जीवन के संघर्षों के अनुभवों को साझा करेंगे और फिटनेस टिप्स पर भी अपने जो विचार हैं वो साझा करेंगे। पहले सत्र में पीवी संधू और सुनील छेत्री ने भाग लिया है। इस टॉक सेशन में टीवी पर डीडी स्पोर्ट्स चैनल, फेसबुक, यूट्यूब, फिट इंडिया चैनल, माईगोव और आदि के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। अगला टॉपिक है, रक्षा मंत्रालय ने 33 नए फाइटर जेट्स खरीदने और मौजूदा 59 MiG-29 एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी है। 33 नए फाइटर प्लेन्स प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया था और ये 33 नए फाइटर प्लेन्स की खरीद के साथ में जो वर्तमान में भारत के पास में 59 MiG-29 विमान हैं, उन्हें भी अपग्रेड करने का प्रस्ताव इसके अंदर शामिल किया गया है। 33 नए विमानों के अंदर नए जो MiG-29 की संख्या 21 होगी जिन्हें खरीदा जाएगा और इसके अलावा 59 जो मौजूदा MiG-29 है, उन विमानों का अपग्रेडेशन 7,418 करोड़ रुपए के अंदर रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मिकोयान के द्वारा किया जाएगा। इस पूरी खरीद और अपग्रेडेशन के अंदर कुल 18,148 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 10,730 करोड़ रुपए के अंदर 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे जाएंगे। 2017 में जो राफेल सौदा हुआ था, उसके बाद से 33 फाइटर प्लेन्स को पहली बार एयरफोर्स के लिए खरीदा जाएगा, अर्थात वायुसेना के लिए जो एयरक्राफ्ट खरीदने का जो बारी है, राफेल के बाद में पहला यह सौदा होगा। भारत ने लगभग 58,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रांसीसी कंपनी डैसॉल्ट एविएशन से कुल 36 राफेल लड़ाकू जेट खरीदे हैं। अब हम बात करते हैं MiG-29 फाइटर जेट्स के बारे में। तो भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही इस सेवा में है ये MiG-29 लड़ाकू विमान। इसके 3 स्क्वाड्रन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। रशियन कंपनी मिकोयान MiG-29 की निर्माता कंपनी है। नए खरीदे गए जो फाइटर जेट्स हैं, उनके सभी इंस्ट्रूमेंट्स और रडार नवीनतम स्टैंडर्ड्स के अनुसार होंगे, यानी जो लेटेस्ट जो मानक हैं उनके अनुसार उनको निर्मित किया गया है। अब हम बात करते हैं सुखोई 30 MKI जो फाइटर प्लेन है उसके बारे में। तो रशियन कंपनी सुखोई के द्वारा डिज़ाइन किए गए सुखोई Su-30 MKI हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत में इंडियन एयरफोर्स के लिए निर्मित किए जाते हैं। इनका जो निर्माण है वो भारत में HAL के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के पास में सेवा में कुल 260 सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन्स मौजूद हैं, जो भारत की वायुसेना के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब इस जो नया सौदा है इसके अंदर 12 सुखोई
30 MKI फाइटर प्लेन्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक महाराष्ट्र सुविधा में निर्मित किया जाएगा। अर्थात अब जो नए जो 12 सुखोई विमान हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। इसके तहत जो मेक इन इंडिया है पॉलिसी भारत की, उसको बढ़ावा मिलेगा। HAL के द्वारा निर्मित किए जाने वाले जो 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं, उनके अलावा बेंगलुरु स्थित इस सरकारी कंपनी को इस वर्ष 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1 भी के आदेश के लिए भी सबसे बड़ी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। अर्थात जो भारत के पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये तेजस भी 83 जो विमान हैं इनके लिए आदेश इसको मिलने की संभावना है और यह ऑर्डर लगभग 38,000 करोड़ रुपए का आंका गया है। अगला टॉपिक है धम्मचक्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ में मिलकर आगामी आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात 4 जुलाई को धम्मचक्र दिवस मना रही है, जो अभी 4 जुलाई को मना ली गई है। बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख के बाद में बौद्धों का यह दूसरा सबसे पवित्र दिवस है। आषाढ़ पूर्णिमा का जो यह पावन दिवस है वह भारतीय सूर्य कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने की पहली पूर्णिमा को होता है और श्रीलंका के अंदर इसे स्थानीय तौर पर इस दिवस को एसाला पोया और थाईलैंड के अंदर इसे असान्हा बुचा के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है। यह दिवस भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वाराणसी के निकट सारनाथ के ऋषिपत्तनम के हिरण उद्यान में आषाढ़ महीने की पहली पूर्णिमा को 5 तपस्वी शिष्यों को उपदेश दिए जाने को चिन्हित करता है, जिसे बौद्ध ग्रंथों के अंदर धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। अब हम धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में जानते हैं। तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन का सूत्र, यह उपदेश धर्म के प्रथम चक्र के घूमने के नाम से भी विख्यात है, अर्थात प्रथम चक्र का घूमना, और 4 पवित्र सत्य इसके अलावा बौद्ध धर्म के अंदर वर्णित उच्च अष्टांग मार्ग से मिलकर के यह बना हुआ है। इस सूत्र का उल्लेख बौद्ध जो ग्रंथ है धम्मचक्र प्रवर्तना सूत्र में किया गया है। सन्यासियों जिसके अंदर महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, उनके लिए वर्षा ऋतु निवर्तन भी इसी दिन से आरंभ माना जाता है, जो जुलाई से अक्टूबर तक के 3 चंद्र महीनों तक चलता है और इस समय को सन्यासी एकल स्थान पर गहन साधना करते हुए व्यतीत करते हैं। अर्थात ये महिला और पुरुष सन्यासी गहन साधना करते हैं और 3 माह तक एक ही स्थान पर रहते हैं। इस अवधि के दौरान जो बौद्ध धर्म के जो गृहस्थ समुदाय हैं उनके द्वारा इन सन्यासियों की सेवा की जाती है, जो उपोत्था अर्थात 8 नियमों का पालन करते हैं, जो बुद्ध के द्वारा सुझाए गए अष्टांग मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनकी सेवा की जाती है तथा अपने गुरुओं के दिशा निर्देश में ध्यान भी करते हैं। इस दिन को बौद्धों और हिंदुओं के द्वारा अपने गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के बारे में बात करें तो यह बौद्ध परिसंघ दिल्ली स्थित सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध संघ है। लामा लॉब्जंग ने इसके गठन में अहम भूमिका निभाई थी और इस परिसंघ को दुनिया के सबसे पहले एक संगठन के रूप में नामित किया गया, जो पूरी दुनिया के बौद्धों को एकजुट करता है। अगला टॉपिक है प्रेरक दौर सम्मान। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के एक हिस्से के रूप में प्रेरक दौर सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूलकिट लॉन्च करते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण के नए मानकों को नवोन्मेषी तरीके से पुनः तैयार किया जाता है, ताकि व्यवहारगत बदलाव पर फोकस करते हुए प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। इस अवसर पर यह भी कहा गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संकेतकों का मुख्य फोकस अपशिष्ट जल उपचार और मल कीचड़ के पुनर्उपयोग से संबंधित मानकों पर रहेगा। अर्थात अपशिष्ट जल को किस प्रकार से उपचारित किया जाए, उसे पुनः उपयोग में लेने के लिए किस प्रकार से उसे ट्रीट किया जाए और मल कीचड़ का पुनर्उपयोग किस प्रकार से किया जाए। अब प्रेरक दौर सम्मान के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत 5 पुरस्कारों को शामिल किया गया है। 5 कैटेगरीज हैं, जिसके अंतर्गत इसके उपवर्ग हैं। सबसे पहला दिव्य, जिसमें प्लैटिनम। दूसरा है अनुपम, जिसके अंतर्गत स्वर्ण। तीसरा है उज्ज्वल, जिसके अंतर्गत रजत।
चौथा है उदित जिसके अंतर्गत है कांस्य, और पांचवा है आरोही जिसके अंतर्गत आकांक्षी। इन्हें इसमें शामिल किया गया है, जिनमें प्रत्येक में शीर्ष 3 शहरों को चुना जाएगा। ये 5 जो वर्ग हैं, उपवर्ग हैं, उनके अंदर 3-3 शहरों को चुना जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आबादी वर्ग पर शहरों का मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान मानदंडों के अलावा यह वर्ग, जो नया वर्ग, शहरों को 6 चुने हुए संकेतक आधारित प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करेगा, जिसको हम अगली जो सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले वर्ग के बारे में बात करें तो सबसे जो पहला वर्ग है वह है अपशिष्ट का गीले, सूखे और खतरनाक वर्गों के अंदर पृथक्करण करना। ये संकेतक है जिनके आधार पर इन शहरों को चुना जाएगा और इन 6 संकेतों के आधार पर ही इन शहरों की सूची बनाई जाएगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय का चयन किया जाएगा। तो पहला हमने डिस्कस किया। दूसरा है गीले अपशिष्टों के लिए प्रसंस्करण की क्षमता का सृजन करना। तीसरा जो है निर्माण और तोड़फोड़ यानी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वाले अपशिष्टों की प्रोसेसिंग करना। अगला जो पॉइंट है जिसमें निर्माण और तोड़फोड़ वाले अपशिष्टों की प्रोसेसिंग। पांचवा है लैंडफिल में प्रयोग किए जाने वाले अपशिष्टों का प्रतिशत। और छठा है नगरों की स्वच्छता की स्थिति। इस प्रकार से ये 6 मानक है जो निर्धारित किए गए, संकेतक निर्धारित किए गए हैं। अब स्वच्छ सर्वेक्षण के हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात कर लें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 जिसके अंतर्गत शहरी स्वच्छता में सुधार लाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्ताव के रूप में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जनवरी 2016 के अंदर 73 शहरों की रेटिंग के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 का आयोजन किया था। इसके बाद में 2017 के अंदर 2016 की जो सफलता को देखते हुए जनवरी-फरवरी 2017 के अंदर 434 शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 का आयोजन किया गया और वर्ष 2018 के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण था, जिसके अंदर 4203 शहरों को इस रैंकिंग के अंदर शामिल किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 जिसमें 2019 में न केवल 4237 शहरों को कवर किया गया बल्कि 28 दिनों के रिकॉर्ड समय में इसे पूरा भी कर लिया गया, जो कि अपनी तरह का पहला डिजिटल स्वच्छता सर्वेक्षण भी था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष जो नए रिकॉर्ड्स हैं वो बनते जा रहे हैं। और अब जो वर्तमान वर्षन है 2020 की बात करें तो इसमें जो स्वच्छता सर्वेक्षण है जिसमें 2019 की गति को जारी रखा गया और इसमें 1.87 करोड़ नागरिकों की अभूतपूर्व भागीदारी रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रतिवर्ष 2016 से प्रारंभ हुए स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर जो प्रत्येक वर्ष जो नए रिकॉर्ड्स हैं वो जुड़ते रहे हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण लीग की बात करें तो शहरों के द्वारा ज़मीनी स्तर पर प्रदर्शन की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वर्ष 2019 में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग की शुरुआत भी की थी और इसमें शहरों और कस्बों का त्रैमासिक सफाई का आकलन 3 तिमाहियों के अंदर किया जाएगा और अंतिम स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर 25% वेटेज दिया जाएगा। तो ये था प्रेरक दौर सम्मान के बारे में जो टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा वैकोमिया हीरा। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाले उत्तरी कर्नाटक के अंदर एक नए जीनस महाराजा बॉब्स की एक जो नई मछली प्रजाति वैकोमिया हीरा की खोज की है। वैकोमिया हीरा सामान्य तौर पर पश्चिमी घाटों के उत्तरी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में अधिक संख्या में पाई जाती है, अर्थात ये मीठे पानी में रहने वाली एक मछली है। इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो वैकोमिया हीरा जो इससे जो संबंधित वर्ग है उसका नाम वैकोमिया विश्वनाथ वैकोम है, वैकोम के नाम पर रखा गया है, जो कि मणिपुर विश्वविद्यालय के एक वर्गीकरण वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत के अंदर 100 से अधिक मीठे जल की मछलियों की खोज की है। यह खोज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS, इसके अलावा केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़ कुफोस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च IISER, पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स के वैज्ञानिकों के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। वैकोमिया हीरा को कोहिनूर बॉब के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जो वर्ष 1953 है उसमें महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में पहली बार इसकी खोज की गई थी और प्रसिद्ध महाराजा बॉब्स का जो प्रतिनिधित्व एक ही प्रजाति यानी पुटियन सह्याद्री नेसिस के द्वारा किया जाता था।
इसके बाद दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के वेटलैंड्स और नदियों के अंदर पुटियंस जीनस के मीठे जल की 44 प्रजातियों का पता लगाया गया। महाराजा बॉब्स पश्चिमी घाट के उत्तरी और मध्य भागों की ऊंची ऊंची पहाड़ी नदियों में पाई जाने वाली छोटी साइप्रेनिड मछलियों का एक समूह है। मछलियों का यह समूह केवल एक ही प्रजाति यानी पुटियंस सह्याद्रीनेसिस से संबंधित है, जिसे वैकोमिया सह्याद्रीनेसिस कहा जाता है। वैकोमिया हीरा को मुख्य रूप से कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है, जिसका नाम काली नदी है, उसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में एकत्रित किया गया था। वैज्ञानिकों की टीम ने एक एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वैकोमिया हीरा की शारीरिक संरचना और आनुवांशिकी का अध्ययन किया और यह पता लगाया कि यह पुटियंस जीनस से मेल नहीं खा रही है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि वैकोमिया हीरा के शरीर पर हीरे की तरह दिखने वाले विशिष्ट आकार के धब्बे और चिन्ह हैं और इसका आकार 29 से 59 मिलीमीटर के बीच में होता है, अर्थात यह 2.9 से 5.9 सेंटीमीटर की लंबाई की मछली होती है। वैकोमिया हीरा से संबंधित नया शोध है वो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका जूटाक्सा के अंदर भी प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रशांत महासागर के अंदर खोजी गई 4 नई प्रजातियां। हाल ही में प्रशांत महासागर की गहराई में एकल कोशिकीय जीवों यानी सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म की 4 नई प्रजातियों की खोज की गई है। इन एकल कोशिकीय जीवों जिन्हें जेनोफाइफोरस भी कहा जाता है, उनकी प्रजाति को यूके के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान केंद्र यानी नेशनल ओशनोग्राफी सेंटर, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय, इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजा गया है। इस खोज से प्राप्त निष्कर्षों को यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रोटिस्टोलॉजी में प्रकाशित किया गया। इस खोज में 4 नई प्रजातियां और 2 नए जीनस शामिल किए गए हैं। तो 4 प्रजातियां उनकी बारे में बात करें तो जिनमें सबसे पहली है मोनामिना सेमिसिर्कुलारिस, दूसरी है एबिसालिया फॉलीफॉर्मिस, थर्ड है एबिसालिया स्फेरिका, चौथी है पसिमना टेनोइस। तो ये 4 प्रजातियां हैं जिन्हें इसमें खोजा गया है और इन 4 प्रजातियों के अंदर 2 नए जीनस अर्थात वर्ग खोजे गए हैं, जिनकी बात करें तो जिसमें पहला है मोनामिना और दूसरा है एबिसालिया। तो ये 2 नए जीनस भी इसके अंतर्गत खोजे गए हैं। अब हम जेनोफाइफोरस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो जेनोफाइफोरस हैं ये प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपर्टन जोन यानी CCZ के समतलीय मैदानों में पाए जाने वाले बड़े जीवों के सबसे सामान्य प्रकारों में से एक जीव जेनोफाइफोरेंस हैं। क्लेरियन क्लिपर्टन जोन प्रशांत महासागर का भूगर्भीय सबमरीन फ्रैक्चर जोन है, जिसकी लंबाई 4500 मील है। प्रशांत महासागर के क्लेरियन क्लिपर्टन जोन अर्थात CCZ में जल के भीतर ड्रोन का उपयोग करके इन प्रजातियों की खोज की गई थी, जहां समुद्र का जो तल है वो 3 मील से अधिक गहरा है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जून 2020 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है जून 2020 के अंदर भारत की जो बेरोजगारी दर है वह 10.09% रही है। 8 जून 2020 के इसको प्रारंभ हुआ जो अनलॉक 1 था, उसी के साथ आर्थिक गतिविधियों के संचालित किए जाने के परिणाम स्वरूप ये जो 2 महीने निकले हैं उनमें बेरोजगारी की जो दर है वो काफ़ी गिरी है, अर्थात उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। अब हम बात करते हैं अप्रैल माह के अंदर जो बेरोजगारी दर थी वह 23.52% थी। मई में इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, अर्थात ये यथावत सी रही और ये 23.48% बनी रही। लेकिन जून माह के अंदर जैसे ही अनलॉक 1 स्टार्ट किया गया और इसी के साथ में जो बेरोजगारी दर है जून माह में घटकर 10.9% रह गई। शहरी क्षेत्र के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी दर है वह 12.02% रही, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसका प्रतिशत 10.52% रहा है। और जैसे 1 जुलाई 2020 से जैसे जो अनलॉक 2 शुरू किया जाएगा उसके बाद से इसमें और अधिक गिरावट दर्ज किए जाने की संभावनाएं हैं। तो ये थे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और
अन्य जो जानकारियाँ हैं इस टॉपिक से संबंधित, उन्हें देखने के लिए आप 4 जुलाई 2020 की क्लास देख सकते हैं, जिसमें आपको इस टॉपिक से संबंधित और जानकारियाँ और अन्य कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे वो भी आपको उसमें मिलेंगे। और अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको देना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकन कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया है? आप अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। साथ ही आप अपने वीडियो को लेकर कोई भी फीडबैक हैं या आपके सुझाव हैं या फिर आपकी कोई परेशानी है तो उन्हें आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अवगत करा सकते हैं। थैंक यू।